गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो व्याकरण का पहला पार्ट क्या है? भाषा और व्याकरण। तो हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ने जा रहे हैं? भाषा और व्याकरण। तो आप सभी अपना व्याकरण का बुक निकालिए, पार्ट 1 देखिए, पेज नंबर है 5। भाषा और व्याकरण। प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में हमें अपने मनोभाव को विभिन्न प्रकार से प्रकट करना पड़ता है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? अध्यापिका बच्चों को कुछ समझा रही है, जिसे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। नंबर 2, अध्यापक ने कहा कठिन परिश्रम करना चाहिए। नंबर 3, पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट करती बालिका। नंबर 4, संकेत द्वारा बात समझाता बच्चा। नंबर 1 में क्या है? इस प्रकार हम अपने मन में आने वाले विचारों को मुंह से बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। तो नंबर 1 में क्या है कि हमारे मन में जो विचार होता है तो उसे हम दूसरे के सामने कैसे प्रकट करते हैं? या तो बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं या दूसरों का हम लोग सुनते हैं। नंबर 2, लिखकर अपनी बात कहने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और हम लोग लिखकर क्या करते हैं? अपने बात कहने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, शब्दों और वाक्यों से ही भाषा बनती है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि शब्दों और वाक्यों से क्या बनती है? भाषा बनती है। नंबर 4, भाषा से ही बोलने, लिखने तथा संकेतों का कार्य लिया जाता है। तो भाषा वह साधन है, वह जरिया है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य क्या करते हैं? अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों का सुनते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। शब्द और वाक्य। अध्यापक ने कहा कठिन परिश्रम करना चाहिए। अध्यापक ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए। अध्यापक ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए। बोलने में अध्यापक के मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है, जैसे कठिन। तो यहाँ पे जो कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो जब हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है? हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती है। तो अध्यापक ने क्या कहा? कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो उन शब्दों को बोलने में, उन वाक्यों को बोलने में कौन कौन सी ध्वनियां आई यहाँ पे दिया गया है। जैसे कठिन के लिए क्या है? आधा क, अ, आधा ठ, ई, ना। तो क्या हो गया? कठिन। परिश्रम के लिए क्या आया है? आधा प, अ, आधा रा, छोटी ई, आधा स। ये आया है आपका परिश्रम के लिए। ठीक है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ऐसी ध्वनियां अक्षर कहलाती है। तो जिन ध्वनियों का और टुकड़े नहीं किया जा सकते, उसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अक्षर कहते हैं। इन अक्षरों के मिलाने से ऐसे शब्द बनते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। तो जिन अक्षरों को मिलाने से कुछ अर्थ होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। और जिसका कुछ अर्थ ना निकले उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। उसे हम लोग जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इन अक्षरों को मिलाने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं और उन शब्दों का कुछ अर्थ होता है। जैसे कठिन, परिश्रम करना चाहिए। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को, यानी बहुत शब्दों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे शब्द आपका कठिन एक शब्द हो गया, परिश्रम एक शब्द हो गया, करना एक शब्द हो गया, चाहिए एक शब्द हो गया। तो इन शब्दों को हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक वाक्य हो रहा है। तो शब्दों के जोड़ने से क्या होता है? शब्दों के जोड़ने से वाक्य बनता है। शब्द समूह का कुछ ना अर्थ अवश्य होता है। तो जो शब्द समूह होते हैं, यानी जो शब्दों का समूह होता है, उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जैसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। शब्दों और वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का निर्माण कैसे होता है?
शब्दों और वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। परिभाषा सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकते हैं भाषा कहलाती है। तो भाषा क्या कहलाती है? सार्थक शब्दों, सार्थक का अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जाते हैं वे भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, भाषा के रूप भी होता है, भाषा के उसे हम लोग भेद भी बोल सकते हैं, भाषा के प्रकार भी बोल सकते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पे भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, वह भाषा जिसे मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है मौखिक भाषा कहलाती है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसे मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 लिखित भाषा, जो कुछ लिखा व पढ़ा जाता है लिखित भाषा कहलाती है। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह लिखित भाषा कहलाती है। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम से जो कुछ समझाया जाता है सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? संकेतों के माध्यम से जो कुछ समझाया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संसार के अलग अलग देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे नेपाली, अरबी, फ्रेंच, जर्मन आदि। हमारा देश भारतवर्ष अनेक प्रांतों में बटा हुआ है। हमारा जो देश है वह अनेक प्रांतों में बटा हुआ है जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उनमें से कुछ मुख्य भाषाएं निम्नलिखित है, यानी नीचे दिया गया है। भाषा का नाम और राज्य, यानी कौन सी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, मराठी जो भाषा है कौन से राज्य में बोली जाती है? महाराष्ट्र में। उड़िया उड़ीसा में, मलयालम केरल, पंजाबी पंजाब, बंगला पश्चिमी बंगाल, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तमिल तमिलनाडु, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटक, कश्मीरी कश्मीर। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? ये जो मुख्य भाषाएं हैं वह उन राज्यों में बोली जाती है। जैसे मराठी आपका महाराष्ट्र राज्य में बोला जाता है, उड़िया आपका उड़ीसा राज्य में बोला जाता है। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे जो सबसे पुरानी भाषा है, हमारी जो प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत ही हमारे देश की मौलिक भाषा है और संस्कृत से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हमारे देश की जो पुरानी भाषा है, जो प्राचीन भाषा है, जो मौलिक भाषा क्या है? वह संस्कृत है। मुख्य ग्रंथ वेद और उपनिषद इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो जो मुख्य ग्रंथ होते हैं वेद उपनिषद वह किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो संस्कृत हमारे देश की क्या है? प्राचीन भाषा है, मौलिक भाषा है। लिपि, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। तो हम लोग जब बोलते हैं जैसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का निर्माण कर लिया जाता है, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है, तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का निर्माण कर लिया जाता है और यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। परिभाषा, ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोगों ने क्या देखा? हिंदी भाषा की जो लिपि क्या है? देवनागरी, और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। जो संस्कृत भाषा लिखी जाती है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। व्याकरण, आप पढ़ चुके हैं कि वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। परंतु किसी भी शब्द को कहीं भी रख देने अथवा अनुपयुक्त वाक्य लिखने से वाक्य अशुद्ध बन जाता है। इन वाक्यों को पढ़कर समझिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें अशुद्ध वाक्य दिया गया और शुद्ध वाक्य दिया गया है। यदि आप जो वाक्य है
जो शब्द है उसे सही जगह नहीं रखेंगे तो उस वाक्य का कुछ अर्थ ही नहीं होगा। नंबर 1 में क्या है? अशुद्ध वाक्य, हवा रही चल तेज। शुद्ध वाक्य क्या होगा? हवा तेज चल रही है। नंबर 2, विभा स्कूल है जाती। उसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? विभा स्कूल जाती है। नंबर 3, निकलता सूरज पूरब से है। सूरज पूरब से निकलता है। नंबर 4, खाना रहा हो ठंडा है। खाना ठंडा हो रहा है। व्याकरण के अनुसार शब्द को यदि उचित स्थान पर नहीं लिखा जाता तो वह अपनी सही अर्थ प्रकट नहीं करता। तो व्याकरण के अनुसार यदि शब्द को हम लोग उसे उचित स्थान पर नहीं लिखेंगे तो उसका कोई सही अर्थ ही नहीं निकलेगा। जिससे वाक्य नंबर 1 में तेज शब्द का प्रयोग हवा के लिए किया गया है, अतः तेज को हवा के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का नियमों का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान कराने वाले नियम व्याकरण कहलाते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान कराने वाले नियम को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है। तो ये जो पार्ट है उसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग को क्लास में पूछना है और जो अभ्यास कार्य उसे हम लोग क्लास में करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या देखें कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों का सुनते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 होता है आपका मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो आप लोग इस पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग को मुझसे पूछना है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।